हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल। ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास होने वाली। अभी थोड़ा 1-2 दिन में ज़्यादा बिज़ी रहूँगी, तो हमारी क्लास मिस ना हो, इसलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि समय से आपको क्लास मिल जाए। तो इसके पहले की क्लासेस हमारी हो गई थी। ये मानव शरीर के तंत्र से स्टार्ट करना था। उसमें सबसे पहले हम पाचन तंत्र देखेंगे। तो पाचन तंत्र से स्टार्ट करते। इसमें क्या है, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा मल परित्याग। यहाँ से प्रश्न बनेगा। सबसे पहला ये प्रश्न बनेगा कि जो मानव शरीर में जो पाचन तंत्र है, या फिर एक पाचन ओवरऑल आप ले लो, तो जो भोजन का अपना पाचन होता है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया कुल कितनी अवस्थाओं से होकर जाती है। तो कुल 5 अवस्थाओं से होकर जाती है। दूसरा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि इसका क्रम जमाइए कि पहले कौन सी प्रक्रिया होती, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती। इसीलिए ये जो पाँचों अवस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लोगे, फिर उसके बाद पाचन होगा, फिर उसके बाद आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होगा, फिर उसके बाद शरीर में उसका स्वांगीकरण होगा, और फिर जो बचा वाला पदार्थ है जिसका शरीर को उपयोग नहीं है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण, इसमें भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। सीधी सीधी बात है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। दूसरा पाचन, इसमें क्या है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। सबसे पहला प्रश्न यही, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। आपको 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, वहाँ मुख भी रहेगा, आमाशय भी रहेगा, अग्नाशय भी रहेगा, छोटी आंत भी रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ी आंत का तो रोल ही खत्म, बड़ी आंत में किसी तरह का पाचन नहीं होता है। छोटी आंत तक ही पाचन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। ठीक, मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को मारता है। 3-4 फैक्ट है। सबसे पहले याद रखना, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। ये पहला प्रश्न है। दूसरा, कहाँ तक जारी रहता है, तो छोटी आंत तक जारी रहता है, दूसरा प्रश्न है। तीसरा, लार कहाँ से निकलती है, तो लार ग्रंथियों से निकलती है, और कहाँ पर, मुख में। ये ग्रंथियाँ कहाँ होती है, मुख में। इसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है, जो मंड है मतलब स्टार्च है, उसको माल्टोज शुगर में चेंज करता है। कहाँ पे, मुंह में ही ये प्रक्रिया हो रही है। लार में पाया जाने वाला जो टाइलिन है, हमारे भोजन का जो स्टार्च रहता है उसको माल्टोज शुगर में चेंज कर रहा है। फिर एक माल्टोज एंजाइम आएगा। माल्टोज एंजाइम क्या करेगा, इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। और भोजन में जो हानिकारक जीवाणु, यदि हमने कुछ ऐसे हानिकारक जीवाणुओं का सेवन कर लिया है हमारे मुंह में, तो उसको कौन सा एंजाइम नष्ट करेगा, उसको लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु उनको नष्ट करेगा। इतनी बातें पूरी यहाँ पे क्लियर हो गई है। एक एक शब्द से प्रश्न बनेगा प्रीलिम्स का। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर का कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो कैसा काम करते हैं, बफर का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ से भोजन आमाशय में जाएगा। प्रश्न ये है कि मुख के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है, तो भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। ये याद आपको होना चाहिए। आमाशय को स्टमक भी कहते हैं। इसमें पाचन हम देखते हैं। तो देखो, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। आप जो भी खाते लगभग 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रहेगा। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव है। पीएच मान 1 से 3.5 के बीच है। प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, तो 4 घंटे तक। दूसरा प्रश्न, पाइलोरी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो आमाशय की दीवारी पर, अंदरूनी दीवारों पर पाई जाती है। तीसरा प्रश्न, जठर रस किससे निकलता है, तो पाइलोरी ग्रंथियों से निकलता है। कहाँ निकलता है, आमाशय में। ये कैसे रंग का होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न, इसकी प्रकृति कैसी, तो अम्लीय है। कैसा है, द्रव है ये। और पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्लीय है। तो 1.5 से 3.5 के बीच इसका अम्लीय मान रहता है। आमाशय में ऑक्जेंटिक सेल्स भी पाई जाती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है। देखो, जो पाइलोरी ग्रंथियां है वहाँ से जठर रस निकल रहा था जो हल्के पीले रंग का था, अम्लीय था। 1.5 से इसका पीएच कितना था, 3.5 के बीच।
उसके बाद जो ऑक्जेंटिक सेल्स है, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हमने मुंह में क्या देखा था, मुंह में लाइसोजाइम जो एंजाइम था वो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर रहा था, लेकिन आमाशय की बात करें तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। एंजाइम की क्रिया को ये तीव्र कर देता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। क्योंकि ये अम्ल है, एसिडिक है, तो नेचर को एसिडिक बना देगा, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। लार की टाइलिन की क्रिया यहाँ पर आके समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते, पेप्सिन और रेनिन। मैंने आपको बोला मुख के बाद भोजन आमाशय में गया, वहाँ पे आमाशय की अंदरूनी दीवारों पर जो पाइलोरिविक ग्रंथियाँ थी वहाँ से जठर रस निकला। उस जठर रस में क्या है, पेप्सिन और रेनिन, ये क्या है, एंजाइम है। फिर वहाँ की जो ऑक्जेंटिक सेल्स थी वहाँ से क्या निकला, हाइड्रोक्लोरिक। तो ये भोजन को कैसा कर देगा, भोजन के पूरे वातावरण को ये अम्लीय बना देगा। अम्लीय बना देगा तो फिर लार की जो टाइलिन है उसकी क्रिया यहाँ पे समाप्त हो गई। साथ ही भोजन के साथ आए जीवाणुओं को भी नष्ट करेगा और एंजाइम की जो भी क्रिया है उसको फास्ट कर देगा। यहाँ पेप्सिन और रेनिन निकल रहे, फिर ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों में चेंज कर देगा। सरल पदार्थों का नाम है पेप्टोन्स। और रेनिन क्या करेगा, दूध की जो घुली हुई प्रोटीन उसका नाम है केसिनोजेन, इसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर देगा। दो बातें हैं, आमाशय में हमने देखा कि पेप्सिन और रेनिन का स्त्राव हो रहा है। पेप्सिन क्या कर रहा है, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन, प्रोटीन को खंडित करेगा, तो खंडित करके सरल पदार्थ ही बनेंगे, वो है पेप्टोन्स। उसके बाद रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो दूध है उसकी जो घुली हुई प्रोटीन, दूध में घुली हुई प्रोटीन रहती है उसका नाम है केसिनोजेन, उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज करेगा। यहाँ याद रखना, घुली हुई प्रोटीन होती है उसको ठोस प्रोटीन में चेंज करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में रेनिन चेंज करता है। घुली हुई प्रोटीन का नाम केसिनोजेन है। इतना यहाँ पे पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। अगला हमारा पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण अंग है जीभ, या जिसे हम टंग कहते हैं। तो मुख के फर्श पर स्थित कैसी एक मोटी और मांसल रचना है। उसके बाद जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स या स्वाद कलियाँ कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा क्या होता है, हम जो भी भोजन करते हैं उसके विभिन्न स्वाद, जैसे मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, इसका हमको ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे, जैसे ये जीभ है इसके अग्रभाग से मीठा टेस्ट आएगा। पश्च भाग मतलब साइड से कड़वा टेस्ट, पश्चिम मतलब पीछे वाले भाग से कड़वा, बगल वाले भाग से खट्टा, ये टेस्ट का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। यहाँ क्या प्रश्न बनेगा, सबसे पहला, ये कैसी संरचना है, तो मोटी और मांसल रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स कहते हैं। उसके बाद ये कलियों के द्वारा ही क्या होता है, हमें स्वादों का पता चलता है। तो अग्रभाग से कौन सा स्वाद, मीठा स्वाद, पश्चिम भाग से कौन सा स्वाद, कड़वा, और बगल वाले भाग से कौन सा, खट्टे स्वाद का आभास होता है। और जीभ अपनी गति से भोजन को क्या करता है, निकलने में मदद करता है। आगे दांत, जिसे हम टीथ भी कहते हैं। तो जो मुखगुहा है उसके ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, गर्त दंती होते, द्विवार दंती और विषय दंती होते। मनुष्य के जबड़े में कितने होते हैं, 16 दांत और कुल 32 दांत होते। एक जबड़े की बात कर रहे हैं, हमको पता है हमारे पास कुल 32 दांत है। हमारे पास दो जबड़े, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचला जबड़ा। तो ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत रहेंगे। अब देखो, जबड़े के प्रत्येक और 2 कृंतक, एक रदनक और 2 अग्र चवर्णक और 3 चवर्णक होते, इंसिजनर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते, पहले शेषावस्था में 20 दांत निकलते, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत। आपको सबको पता है हमारे मनुष्य में दांत 2 बार निकलते, ही बताने की ज़रूरत नहीं। पहले जो शेषावस्था जो बच्चा होता है तो उसमें 20 दांत निकलते, ठीक है, और वयस्क अवस्था में कितने, 32 निकलते, ये भी समझ में आ गया। कुल एक जबड़े में 16 होते और दोनों जबड़ों को मिला के 32 होंगे। इसके 4 प्रकार है, इंसिजनर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको कैसे याद रखोगे, सबसे पहले इंसिजनर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। फिर केनाइन कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ये लंबा सा दांत होता है केनाइन, दोनों तरफ ये एक एक ही रहता है। उसके बाद में जो प्रीमोलर 2 रहेंगे और 3 मोलर्स रहेंगे, सबसे लास्ट वाले 3 रहेंगे, याद रखना। मनुष्य का दंत सूत्र बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखो, सबसे पहले इंसिजनर वाले 2 थे, केनाइन 1 था, प्रीमोलर 2 थे और मोलर 3 थे। तो 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये है
और सामने बस 2 याद रखना है। तो कुल 32 दाँत हमारे पास होते हैं, 16 जोड़ी। दाँत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है, दाँत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। 2 प्रश्न, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल, दूसरा दाँत के ऊपरी हिस्से पर चमकीला हिस्सा पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ये क्या करता है? दाँतों को सुरक्षा प्रदान करता है। इतना हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया है। आगे लार ग्रंथियाँ या सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती। पहली जोड़ी जो होती है जिह्वा के दोनों ओर होती, आपकी जो जीभ है उसके दोनों साइड में पहली जोड़ी है। इसकी 1-1 की संख्या में उपस्थित होती है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती, ठीक है। जो दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि निचले जबड़े के मध्य में मैक्सियल अस्थि के दोनों ओर 1-1 की संख्या में उपस्थित होती है, जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। अभी मैं समझाऊंगी इसको। और जो तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि होती, दोनों कानों के नीचे 1-1 की संख्या में होती है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल होता है, 1% एंजाइम होते हैं और 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। इसको बहुत अच्छे से समझो। हमारे पास 3 प्रकार की 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। जो जहाँ लोकेट है उसी के नाम पर, उसी के आधार पर उसको नाम दिया गया है। कैसे? देखो, पहली वाली जोड़ी कहाँ है? जिह्वा के दोनों ओर 1-1 की संख्या में, तो उसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोला है। दूसरी वाली का है मैक्सिल अस्थि के दोनों ओर जबड़े के बीच में, तो उसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोला है। तीसरी ग्लैंड दोनों कानों के नीचे 1-1 की संख्या में, तो उसको पैरोटिड ग्लैंड बोला। फिर ये जो लार है तो इसमें 99% वाटर है और केवल 1% एंजाइम आपको यहाँ फंसाएगा। एंजाइम की जगह आपको बोल देगा प्रोटीन है या फिर हार्मोन है या फिर अन्य कोई तत्व है, तो नहीं, यहाँ पे एंजाइम है और 2 प्रकार के, टाइलिन और लाइसोजाइम। हमने पढ़ा था आमाशय में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रिट होता है तो पूरे भोजन के वातावरण को अम्लीय बना देता है और तब लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती, और लाइसोजाइम क्या कर रहा था? भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रहा था। तो दोनों एंजाइम का यूज़ हम पढ़ चुके। उसके बाद हम अपने भोजन को आगे पहुँचाते पाचन करने के लिए। तो भोजन को पक्वाशय में पहुँचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत, पहले मुंह में था भोजन, मुंह से गया आमाशय में, ठीक है। आमाशय के बाद भोजन जाता है पक्वाशय, ड्यूडेनियम से होते हुए भोजन आगे की ओर बढ़ता है। तो भोजन जैसे ही पक्वाशय ड्यूडेनियम में पहुंचता है, इसमें यकृत मतलब लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो आकर मिल जाता है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ा था, चूँकि नाम ही है अम्ल तो ये अम्लीय रहेगा, लेकिन जो पित्तरस वो कैसा रहेगा? क्षारीय। और भोजन को कैसे कर देगा? अम्लीय से क्षारीय बना देगा। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है और 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है? अग्नाशय से कौन सा रस आकर मिल रहा है? अग्नाशयी रस आकर मिल रहा है। और इसमें कितने एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। हमने जब आमाशय में पाचन पढ़ा था तो हमने रेनिन पढ़ा था और उसके बाद पेप्सिन पढ़ा था। पेप्सिन क्या कर रहा था? ये जो पेप्सिन है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल रहा था, सरल तरीके से बदल रहा था। उसके बाद जो रेनिन है, दूध की जो घुली हुई प्रोटीन थी कैसिनोजेन, उसको ठोस प्रोटीन, कैल्शियम नाम देख लेती हूँ, पेराकेसिनेट ऐसे ही कुछ था, ये देखिए कैल्शियम पेराकेसिनेट में चेंज कर रहा था। तो दोनों एंजाइम हमने आमाशय के पढ़ लिए थे। अभी अग्नाशय रस की बात चल रही है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम है। आमाशय में कितने प्रकार के थे? आमाशय में 2 प्रकार के थे, अग्नाशय के 3 है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप अमीनो अम्ल है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन और पेप्टोन्स है इसको पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। एमाइलेज क्या करता है? मंड को घुलनशील शर्करा में चेंज कर देता है। और लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज कर देता है। देखिए फैट है, फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में लाइपेज चेंज करता है। ये आपको याद रखना, फैट के रिलेटेड पहला शब्द है, ये पहला टर्म हमने पढ़ा है इसके पाचन से संबंधित। फिर छोटी आंत में भोजन जाता है, वहाँ पाचन। तो यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। और पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। कैसे होता है? जो छोटी आंत है उसकी दीवारों से आंतरिक रस निकलता है और इसमें निम्न एंजाइम होते हैं और विलाई भी रहते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी भोजन का कैसे अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में जो एंजाइम निकलते हैं वो क्या है? इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज।
इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन और पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। यहाँ शेष की बात है, क्योंकि इसके पहले हमने जो अग्नाशय वाला रस पढ़ा था, जस्ट इसके ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था, अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन निकलता है वो प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। लेकिन इसके बावजूद यदि कुछ प्रोटीन बच गई है तो जो छोटी आंत का इरेप्सिन है वो इस शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में चेंज करेगा। माल्टेज क्या करेगा, जो माल्टोज शुगर है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा, ग्लूकोज सबसे सरल रूप है। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। लेक्टेज क्या करेगा, लेक्टोज को ग्लूकोज और गेलेक्टोज में चेंज कर देगा। और लाइपेज क्या करेगा, इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज कर देगा। आगे आंतरिक रस क्षारीय होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जो आमाशय का था वो अम्लीय था, नाम से स्पष्ट है। लेकिन आंत के अंदर जो है रस वो कैसा है, क्षारीय। और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है, तो 2 लीटर आंतरिक रस प्रतिदिन स्रावित होता है। याद रखना, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर आपको ऑप्शन में दे देगा, 2 लीटर याद रखना। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा तक समाप्त होती है, ठीक है। कोई भी कशेरुक जंतु है या फिर मनुष्य है, उसकी आहार नाल क्या होती है, लंबी होती है, कुंडलित नलिका होती है। याद रखना, कुंडलित नलिका होती है, कहाँ से शुरू होती है, मुख से, और गुदा में समाप्त हो जाती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। जो हमारा मुख गुहा है सबसे पहला भाग है। और अंतर्ग्रहण भी, मुख के अंतर ही भोजन को लेना अंतर्ग्रहण कहलाता था। मुख गुहा में जीभ, दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमने देख ली, तीनों अलग अलग जगह लोकेट थी। उसके बाद अवशोषण की बात करते हैं, तो अवशोषण में क्या है, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। और पचे हुए भोजन का छोटी आंत की रचना विलाई के द्वारा। देखो अवशोषण क्या होगा, जो भी पचा हुआ भोजन किस में जाएगा, ब्लड में। और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण कैसे होगा, जो छोटी आंत है उसमें उंगली नुमा छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं। इन्हीं विलाई के द्वारा अवशोषण होता है। स्वांगीकरण में क्या आता है, अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाना। जो भी अवशोषित भोजन है शरीर ने अपने यूज में ले लिया उसको स्वांगीकरण कहते हैं। मल परित्याग क्या होता है, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो भी पचा हुआ भोजन नहीं है, हमारे शरीर के काम का नहीं, उसे शरीर से बाहर निकाल देना, ये प्रक्रिया है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले मनुष्य के अंग, कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। सबसे पहले लीवर। आप लीवर के बारे में याद रखना, ये ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरा प्रश्न, इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 किलो इसका वजन होता है। तीसरा प्रश्न, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा, और पित्ताशय में स्टोर रहता है। ये पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। 3 प्रश्न यहाँ से आपको रटा दिए। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है। देखिए विषैला अमोनिया कब उत्पन्न होता है, प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप। विषैला अमोनिया किस में परिवर्तित होता है, यूरिया में। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। और प्रोटीन के उपापचय में कौन सक्रिय रूप से भाग लेता है, यकृत। क्योंकि क्या होता है, जैसे प्रोटीन का उपापचय हुआ फिर प्रोटीन का विघटन होगा तो विषैला अमोनिया बनेगा, अमोनिया से यूरिया बनेगा। ये सारी क्रिया यकृत के द्वारा हो रही है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यदि यकृत को लगता है कि प्रोटीन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्व के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में चेंज। देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो उपापचय है उसके अंतर्गत जो हमारा यकृत है, हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और जो भी संचित पोषक तत्व है उसके रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर क्या होता है, जो यकृत है संचित ग्लाइकोजन को खंडित करके ग्लूकोज में वापस चेंज कर लेगा। मतलब पदार्थ कार्बोहाइड्रेट किस में संचित हो रहा है, ग्लाइकोजन में संचित हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। फिर भोजन में जब फैट की कमी हो जाती है तो यकृत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को फैट में चेंज कर लेता है। कुल मिला के जैसे हम स्टॉक करके रखते हैं
उसी तरह की चीज़ें, जैसे आप पावर बैंक में चार्जिंग स्टोर करके रखते हैं और जब बिजली नहीं होते है उस चार्जिंग का आप यूज़ कर लेते हैं। फिर जब आपके पास बिजली आती है तो फिर आप वापस पावर बैंक चार्ज कर लेते हैं। इस तरह से यकृत यहाँ पे रोल निभा रहा है। यहाँ फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन है। ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पाद यकृत से ही होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हमारी जो लूसेंट की ब्लड कार्पल्स वाली क्लास हुई है जस्ट, उसमें मैंने आपको बताया ही है कि फाइब्रिनोजेन जो है रक्त का थक्का बनाता है और इसका ये क्या है, प्रोटीन है। ये भी बताया था कि प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है कि ये प्रोटीन है, एंजाइम है या हार्मोन है, क्या है। तो इसका उत्पादन कहाँ से होता है, यकृत ही उसका उत्पादन करता है। हेपेरिन की बात करते हैं। हेपेरिन क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। मतलब जो ब्लड लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में, ये हेपेरिन के कारण ही है। कभी डायलिसिस वाले पेशेंट को आपने देखा होगा, तो जब उसका डायलिसिस होता है पूरे मशीन के थ्रू, तो उसमें जो हेपेरिन है उसका इंजेक्शन भी लगा रहता है और उसकी क्वांटिटी रिलीज़ होते रहती है और जो ब्लड है डाइल्यूट रहता है, क्योंकि वो ब्लड शरीर से बाहर आता है। हेपेरिन क्या है, प्रोटीन है। इसका उत्पादन कौन करता है, यकृत। मतलब फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन दोनों प्रोटीन है, इसका उत्पादन भी यकृत करता है और शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। फिर जो मृत आरबीसी है उसको नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। मैंने क्या बोला था, यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। तो जो आरबीसी मृत हो जाएगी उसको किसके द्वारा नष्ट करेंगे, यकृत के द्वारा। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। किसको, लोहे को, तांबे को और विटामिन को केवल थोड़ी मात्रा में संचित करता है। शरीर का ताप बनाए रखता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत महत्वपूर्ण सुराग होता है। यदि किसी व्यक्ति को पॉइजन दिया है और उसका जैसे हत्या कर दी है, मार दिया है, तो जब पोस्टमार्टम होता है तो उस व्यक्ति के यकृत की विशेष रूप से जांच की जाती है। उसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे समझ में आता है कि किस कारण से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर, ये इसका आकार कैसा है, नाशपाती के आकार की एक थैली। सबसे पहला प्रश्न यही, पित्ताशय का आकार कैसा है, नाशपाती के आकार का। क्या है, एक थैली नुमा रचना है। इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। तो पित्त का स्त्राव कौन करता है, यकृत करता है, लेकिन स्टोर कौन करता है, पित्ताशय स्टोर करता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। देखो, ये जो पित्ताशय है मतलब गॉल ब्लैडर है, यहाँ से पित्त कहाँ आएगा, पक्वाशय में। किससे, पित्त नलिका से, मतलब बाइल डक्ट से होते हुए आता है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन, पित्त का पक्वाशय में गिरना कौन सी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया से होता है। पित्त कैसा होता है, पीले हरे रंग का, कैसा, क्षारीय द्रव। इसका पीएच कितना है, 7.7। इसके पहले मैंने आपको जठर रस बताया था, जो पाइलोरिविक ग्रंथि है आमाशय की, वो स्रावित करती थी। उसका पीएच 1.3 से 3.5 इसी तरह कुछ उसका पीएच था और वह अम्लीय द्रव था, इसलिए उसका पीएच 7 से कम था। लेकिन ये जो पित्त है ये क्षारीय है, तो इसका पीएच 7 से ज़्यादा रहेगा, 7.7 है। और पीले हरे रंग का है, वो हल्के पीले रंग का होता है। पित्त में जल की मात्रा कितनी, 85%। जल की मात्रा से याद आया, हमने जो लार पढ़ा है, लार में 99% जल की मात्रा होती है और 1% उसमें एंजाइम पाए जाते थे। उसका एक का नाम था टाइलिन और दूसरे का नाम था लाइसोजाइम। पित्त में जल की मात्रा 85% है और पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। इसको बाइल पिगमेंट भी कहते हैं। बाइल का मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। ये भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये वसा का इमल्सीकरण करता है, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आंत की जो क्रमांक कुंचन गति है उसको बढ़ाता है और भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाए। देखो, जैसे हमारे शरीर में आपको क्या लगता है, जैसे नल चालू करते हो तो नल बहुत फोर्स से आता है, ऐसे भोजन जाता है क्या, नहीं, भोजन धीरे धीरे आगे खसकता है। तो ये जो पित्त है, बाइल है, वो क्या करता है, ये क्रमांक कुंचन गति को बढ़ाता है, इसको सपोर्ट करता है, जिससे ये इस तरह से इसमें गति होती है तो पाचक रस इसमें मिलते रहता है। इस तरह ये प्रक्रिया चलती है। ये विटामिन के और वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। इसको पीलिया कहते हैं। यह बात समझना। देखो, जो पित्तवाहिनी बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में जब ब्लॉकेज, अवरोध मतलब ब्लॉकेज हो गया, तो जो हमारी यकृत की कोशिकाएं क्या करेंगी, ब्लड से बिलिरुबिन लेना बंद कर देंगी। जब ब्लड से बिलिरुबिन लेना बंद हो जाएगा तो बिलिरुबिन ब्लड में ही रहेगा,
तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो तो पूरी बॉडी में है। फिर इसी को हम क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं कि पीलिया हो गया है। अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे पहली ग्रंथि कौन सी थी? यकृत, जिसका वजन कितना था? 1.2 से 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसका वजन था। तो ये जो अग्नाशय है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की है। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल और शेष भाग लवण और एंजाइम होते हैं। ये कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। हमने आमाशय वाला जो हाइड्रोक्लोरिक ये सब पढ़ा था वो अम्लीय था। उसके बाद में ये जो पित्त रस पड़ा था वो भी क्षारीय था, और ये जो अग्नाशयी रस है वो भी क्षारीय द्रव है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.3। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। और एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन। सबसे अच्छा प्रश्न, पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, और एंजाइम क्या है? मूलतः ये प्रोटीन होते हैं। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.3 होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। देखो, इसकी बीटा सेल्स होती है, अल्फा सेल्स और गामा सेल्स होती है। बीटा सेल से इंसुलिन का, अल्फा सेल से ग्लूकागोन का, और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। और ये इन हार्मोन के अलग अलग कार्य होते हैं, अभी आपको समझाऊंगी। इंसुलिन और डायबिटिक पेशेंट का सीधा सा रिलेशन है। आपने सुना होगा कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। इसके बारे में समझो। अग्नाशय का जो एक भाग है लैंगरहैंस की द्वीपिका, उसकी बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। अभी जस्ट मैंने बताया। अब इसकी खोज किसने की? तो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस ने की। कब? 1921 में। और 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन के अल्पस्रावन से क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है इंसुलिन के अल्पस्रावन से। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन, बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रिट हो रहा है तो उससे क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि शुगर लेवल कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान भी कम हो जाती है। ग्लूकागोन किससे सिक्रिट हो रहा था? ये अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका से ही सिक्रिट हो रहा था। ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में चेंज कर देता है। उसके बाद सोमेटोस्टेटिन, ये भी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित हो रहा था, और ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। भोजन का स्वांगीकरण मतलब क्या? जो भी आपने भोजन लिया उसका शरीर में फैलना, उसका शरीर द्वारा यूज़ करना। हमने जो 5 अवस्थाएं पढ़ी थी उसमें स्वांगीकरण देखा था, चौथे नंबर की ये प्रक्रिया थी। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। सबसे पहले तो पूछ लेंगे एंजाइम है, प्रोटीन है, तो ये हार्मोन है। और भोजन के स्वांगीकरण की जो अवधि है उस अवधि को बढ़ाता है। पाचन का सारांश दिया हुआ है। देखो, ग्रंथियाँ, एंजाइम, उसके भोज्य पदार्थ और प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है। आपने लार ग्रंथि देखी थी। अम्लीय माध्यम इसका होता है। इसमें टाइलिन क्या करता है? मंड को माल्टोस में चेंज करता है। फिर जो माल्टेज आता है इस माल्टोस को ग्लूकोज में चेंज कर देता था। फिर जठर रस जो अम्लीय प्रकृति का था, 1.5 से 3.5 तक उसका पीएच मान था। इसमें क्या था? पेप्सिन था और रेनिन मैंने बोला था दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर रहा था। ये ठोस प्रोटीन है, ये याद रखना। और पेप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन को पेप्टोन्स और अमीनो अम्ल सरल पदार्थों में विघटित कर रहा था। उसके बाद अग्नाशय रस देखा था जो क्षारीय प्रकृति का था। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज था। लाइपेज मैंने बोला था कि वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करता, और एकमात्र ही हमको वसा के संबंध में मिला था। टाइलिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर रहा था, और एमाइलेज मंड को शुगर में चेंज कर रहा था। उसके बाद आंतरिक रस जो क्षारीय प्रकृति के थे। यहाँ शेष वाली बात चल रही थी
कैसे इरेप्सिन क्या कर रहा था, जो शेष प्रोटीन कुछ बच गई थी उसको अमीनो अम्ल में चेंज कर रहा था। माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा क्योंकि ग्लूकोज सरल शर्करा है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर रहा था। लेक्टेज क्या कर रहा था, लेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर रहा था। और लाइपेज वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर रहे थे। ये इतनी बातें हो गई थी। उसके बाद मानव शरीर में जो पुच्छ बृहदान्त्र में पाया जाता है, ये एक नोट बिंदु दिया है। तो ये जो पाचन तंत्र है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। इसको सेपरेट वीडियो ही रहने दो। 1 से 2 बार इसका रिवीजन करना और इसके सिनॉप्सिस ज़रूर बनाना, क्योंकि पाचन तंत्र ऐसा है, सिनॉप्सिस ऐसा मतलब फ्लो चार्ट या फिर एरो में की टर्म्स लिखते हुए पूरा पाचन तंत्र मात्र 50 से 100 शब्दों में आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, 1 पेज मैक्सिमम। और आप डायग्राम बना लो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।